गुड इवनिंग फ्रेंड्स। छात्रों को नमस्कार। आज मैं पिछले साल के सीबीएसई एग्जाम मैथमेटिक्स एग्जाम के कुछ सवालों को लेके समाधान निकालूंगा। पिछले पार्ट में हमने एस टू पिछले साल का एस टू क्वेश्चन पेपर जो है उसमें से 18वां सवाल तक समाधान निकाले हैं। आज अब 19वां सवाल लेके शुरू करेंगे। तो चलिए 19वां सवाल देखेंगे। हाँ, हम तो पिछले साल का A30/S/2 इस कोड का क्वेश्चन पेपर लेके उसमें से समाधान निकाल रहे हैं। और पिछले पार्ट में पार्ट 3 में हमने 18वां सवाल तक समाधान निकाले हैं। अब 19वां सवाल लेंगे। ये हिंदी हिंदी में जाएंगे। हाँ, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे। हाँ, तो ये क्या है? 19वां सवाल। अभिकथन। अभिकथन अंग्रेजी में assertion है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 = 0 के मूल वास्तविक हैं। तर्क, रीजन। रीजन को असल में कारण या वजह अ, बोलना अच्छा रहता है। तर्क मतलब लॉजिक है। ओके। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4 सी इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये तो डिस्क्रिमिनेंट है ना। इस समीकरण के लिए ये समास जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है। विचक्षण, विचक्षणी बोलते हैं। हिंदी में शायद विचक्षण बोलेंगे या विचक्षणी। और हाँ, हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये शून्य तरह है। मतलब ये एक्स स्क्वायर का ये तो एक्स का सबसे ज्यादा घात है इस समास में। समीकरण में एक्स एक्स का सबसे ज्यादा घात द्वि है, द्विघात है। और उसका गुणक जो है वो ये है, वो शून्य तरह है, इसलिए ये द्विघात समीकरण बनेगा एक्स चर राशि में। और हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4 से ये है। जब भी ये ऋणेतर होता है, मतलब धनात्मक या शून्य होता है, तब इसके मूल जो है वे वास्तविक निकलेंगे। ये सही है। तर्क तो सही है। और इस एसेशन को देखेंगे। अधिकथन, अभिकथन। यहाँ एक्स यहाँ दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 = 0। इसको तो इस समीकरण, ये तो साधारण समीकरण है, इससे तुलना कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। एक्स स्क्वायर का गुणक जो है यहाँ एक है, मतलब ये एक को बराबर है, और बी तो 4 है, सी तो 5 है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4 ये से क्या बनेगा? 4² - 4 × 1 × 5 बनेगा, मतलब 16 - 20 बनेगा। वो तो -4 है, -4 > 0 नहीं है, -4 इज लेस देन 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका इसका इस द्विघात समास का डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ऋणात्मक है। मतलब यह कारण सही, ये सही है, वो विफल हो रहा है। मतलब इसके इसके मूल तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, लेकिन दिया गया मूल वास्तविक है, इसलिए ये गलत है। तो तो हम हाँ, इसका जवाब क्या होता है देखते हैं। अ, तर्क सही है, अभिकथन गलत है। मतलब तर्क सही है, तर्क सही है, अभिकथन गलत है, मतलब डी डी सही जवाब है। चलिए इसको इसको वर्किंग करके दिखाएंगे, स्टेप्स में दिखाएंगे। और हाँ, हाँ, ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन
19। हमको क्या दिया गया? x² + 4x + 5 = 0, राइट। और और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसको तो ax² + bx + c, तो तुलना कीजिए। ये तो x² गुणक है 1, 1 × x², मतलब 1 × x², ये तो 1 बनता है। यहाँ b तो 4 है, x का गुणक जो है 4 है, x b तो x का गुणक है, मतलब b 4 बनता है, और c तो 5 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ca = b 4 है, प्रतिक्षेपण कीजिए, -4 × c तो 5 है, और a तो 1 है। ये क्या है? ये तो 16 - 20, ये तो -4 है, -4 < 0 है। इसलिए हमें हमको दिया गया तर्क 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 सही है। उसमें है से ग्रेटर 0 implies मूल तो वास्तविक है, वास्तविक है। लेकिन लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट तो ऋणी बन रहा है, इसलिए ये फेल हो गया। असल में इफ एंड ओनली इफ है। इसलिए इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। तो मतलब अभिकथन जो है वो गलत है। इसलिए चॉइस डी सही है। चॉइस डी में क्या है? तर्क अभिकथन गलत है, अभिकथन गलत है, और तर्क सही है, तर्क सही है, इसलिए डी सही है। हमने क्या किया? x² + 4x + 5 = 0 तो तर्क में दिया गया, मतलब उसके स्टेटमेंट में, अभिकथन के स्टेटमेंट में। इसका तो इस साधारण समीकरण से तुलना कीजिए, x² + bx + c = 0 से। ये तो 1 बनेगा, b तो 4 बनेगा, c तो 5 बनेगा। इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² - 4ca। ये तो इनको प्रतिक्षेपण कीजिए, 4 - 4 × 5, c तो 5 है, ये तो 1 है, ये तो 16 - 20 - 4 है, ये तो ऋणी है। मतलब ये विफल हो रहा है। इसलिए ये तो विफल हो रहा है। मतलब तर्क तो गलत, मतलब हाँ, इसके मूल तो वास्तविक नहीं है। मतलब हाँ, इसलिए अभिकथन जो है वो गलत है। अभिकथन में दिया गया कि इसके मूल वास्तविक हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ऋणी बन रहा है, इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसलिए अभिकथन गलत है, और तर्क तो सही है। मतलब चॉइस तो डी है। हमको वो चुनाव जो है वो तो डी है, वो तो कैपिटल डी है। तो ये तो 19वां। और हाँ, हिंदी। हाँ, तो देखिए, हाँ, तो अभिकथन गलत है, तर्क सही है, इसलिए चॉइस डी सही है। 19 का चॉइस डी है। अ, हाँ, ये तो 19 का सही सही उत्तर डी है। हाँ, चलिए, हम अगला सवाल देखेंगे। ये अगला सवाल क्या है? ये तो अ, हाँ, यह है। और इस ये क्या बोल रहा है? 19, 19। हाँ, अभिकथन 19। हाँ, अ, अभिकथन ए, दी गई आकृति में एक खिलौना एक बैलून के आकार का है, जिसके ऊपर तक अर्धगोला आच्छादित है। खिलौने का आयतन 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और जबकि इसके बेलनाकार
हिस्से की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अ, हाँ, तर्क है दिए गए ठोस का आयतन बेलन और अर्धगोले के आयतनों का योग होता है। हाँ, हमको दिया गया एक खिलौना इस आकृति में है। ये तो एक सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर अर्धगोल है। ये तो अर्धगोल है, हेमिस्फीयर है। और इस सिलेंडर की ऊंचाई दी गई वो तो 7 सेंटीमीटर है। और इस अर्धगोल का त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर है। हमको तो आयतन कैसा मिलता है? आयतन का क्या फॉर्मूला है? आयतन सदा सदा बेस एरिया इंटू हाइट हाइट है। ए, आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई स्क्वायर है। और ऊंचाई की क्या है? h समझिए। और इसलिए सिलेंडर का आयतन को क्या बनता है? पाई स्क्वायर इंटू h। इन दोनों का गुणनफल है पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट। वो वो आयतन बनेगा। इसलिए सिलेंडर का आयतन तो पाई आर स्क्वायर इंटू h है। h मालूम है और r मालूम है, इसलिए सिलेंडर का आयतन आप सकते हैं। वो कितना है? पाई इंटू 3 स्क्वायर आर इज 3, पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू h इज 7, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 7 इज 63 इंटू पाई, 63 पाई है। ये क्या है? अर्धगोल का आयतन क्या है? पूरे गोल का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब है। पूरे गोल का आयतन तो पूरे 4/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन अर्धगोल ले रहे हैं, इसमें तो 4/3 में आधा लीजिए, 2/3 है, 2/3 पाई आर क्यूब है। और इसमें तो और प्रतिक्षेप कीजिए, 2/3 इंटू पाई इंटू 3 क्यूब। 3 3 क्यूब में 3 स्क्वायर टाइम्स कटेगा, इसलिए पाई इंटू 3 स्क्वायर इज 9। हाँ, हाँ, 2 इंटू पाई इंटू 3 स्क्वायर 18 पाई है। और इसके पहले क्या मिला? 93 पाई मिला, 80 90 इसके 63 पाई मिला। अब तो अर्धगोल का आयतन तो 18 पाई हो रहा है, 18 पाई प्लस 63 पाई तो 81 पाई है। तो अभिकथन सही है और ये भी सही है। तर्क भी सही है। क्यों? दिए गए ठोस का आयतन बेलन और अर्धगोले के आयतनों का योग होता है। हाँ, इस खिलौना तो कैसा है? इस बेलन के ऊपर ऊपर अर्धगोल रखा गया जैसा है, रखा गया है। इसलिए इस बेलन का आयतन निकालिए और अर्धगोले का आयतन भी निकालिए। हम ये पूरा पदार्थ सोचते हैं, पूरे घन पदार्थ है, पूरा का पूरा। इसलिए इस पूरे आयतन को लेना पड़ेगा। इस घन घना बेलन का आयतन निकालिए और अर्धगोले का घना अर्धगोले का आयतन निकालिए, उनको जोड़िए। योगना मतलब योग तो मिलेगा जोड़ने के बाद। ये भी सही है, इसलिए ये दोनों सही हैं। इसलिए हमारा हमारा जवाब क्या है? अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। अभिकथन ए की सही व्याख्या अभिकथन तर्क अभिकथन का सही व्याख्या करता है। जी हाँ, जी हाँ। हमने कैसे नापा? हाँ, हाँ, अभी इस पूरे खिलौनों का आयतन कैसा निकला? इसी के जरिए निकाला। इसलिए इसलिए हमारा सही जवाब जो है वो तो कैपिटल ए है। वो तो कैपिटल ए है। ओके, कैपिटल ए। तो क्या है? हाँ, मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। हम्म। मैंने बातों में बोला और अब वर्किंग करके दिखाऊंगा। या इस सिलेंडर का आयतन कितना है? वो तो बेलन बोला, सिलेंडर अंग्रेजी में तो सिलेंडर है। इसका आयतन तो आयतन बेलन का कितना है? ये तो पाई आर स्क्वायर एच है। ये तो पाई इंटू आर तो 3 सेंटीमीटर है, इंटू एच तो 7 सेंटीमीटर है। ये तो 9 इंटू 7, ये तो 63 है। ये तो 63 पाई है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। और ये अर्धगोल का आयतन क्या है? आयतन
क्या है? ये तो पूरे गोल का 4/3 पाई आर क्यूब है। पूरे गोल का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब है। इसमें आधा तो अर्धगोल का बनेगा, ये दो इसमें कटेगा, इसलिए ये तो 2/3 पाई आर क्यूब है। और हाँ, और इसमें और प्रतिक्षेपण कीजिए। और तो 3 है, ये तो 2/3 इंटू पाई इंटू 3 क्यूब है। ये तो 3, इसमें दो बार कटेगा। 3 क्यूब में 30 के बार कटेगा। और 30 का तो 9 है, 9 इंटू 2 18 है, ये तो 18 रुपए है। 63 चॉकलेट्स प्लस 18 चॉकलेट्स और 81 चॉकलेट्स। इसलिए पूरे खिलौना का आयतन क्या है? आयतन इन दोनों को जोड़िए। ये तो पाई कॉमन है, ये तो 63 प्लस 18 इंटू पाई। इन दोनों में 63 पाई और 18 पाई में पाई तो उपनिष्ठ है, उसको बाहर निकालिए। क्या बचेगा? 63 प्लस 18 बचेगा। 3 प्लस 8 इज 11, 1 प्लस 1 1 इज कैरी, 2 प्लस 6 इज 8, 1 पाई। यही वह दिया गया। ऐसा इस खिलौने का आयतन निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? बैलन का आयतन निकाला। वो तो पैस्कल हिच है, और को 3 लिया और हिच को 7 लिया। और और अर्धगोल गोले का अर्धगोल का आयतन क्या है? वो तो 2/3 पाई क्यूब है। पूरे गोल का 4/3 है, अर्धगोल का 2/3 पाई क्यूब बनेगा। इसमें प्रतिक्षेप कीजिए 3। और यहाँ एक बात है, अर्धगोल और बेलन दोनों के व्यासार्ध त्रिज्या एक ही है, वो 3 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये अर्धगोल का आधार जो है वो तो बेलन का टॉप है, वो ऊपर भाग है, ऊपर सरफेस है सर। इसलिए इन दोनों को जोड़िए, 63 पाए और 18 पाए, हमको खिलौने का आयतन मिलेगा। अ, तो तो हाँ, ये तो सही उत्तर तो बनेगा कैपिटल ए। हाँ। अ, हाँ, तो क्या बोला? बेलन। हाँ, ये तो सही उत्तर तो कैपिटल ए है। कैपिटल ए क्या कहता है? अभिकथन सही है और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क अभिकथन का सही व्याख्या है। ओके, राइट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए इसलिए तो हमारा राइट चॉइस है कैपिटल ए। ऐसा हम इस सवाल 20 को पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हम्म, हाँ, ये तो हाँ, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल तो 21वां है। 21वां है। हाँ, 21 में का भाग है। यदि साइन ऑफ 2a+3b इज 1 और cos ऑफ 2a - 3b इज √3/2 है, जहां 0 is less than 2a+3b is less than 90 degrees और कैपिटल A is greater than b है, तो कैपिटल A और कैपिटल B जांच कीजिए। हमको क्या दिया गया? कैपिटल ए कैपिटल बी में दो इक्वेशंस दिए गए। ये इक्वेशंस साइन निष्पत्ति में है और कॉस निष्पत्ति में है। और यहाँ 2a+3b जो है वो तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एक कोण है। ऐसा ही 2a - 3b भी एक कोण है। यहाँ b > 0 लेनी चाहिए। 2a - 3b भी इसी प्रथम पद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कोण है। और यह साइन थीटा, थीटा के किस मान को माप को ये 1 बनेगा? वो तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से एक है, इसलिए 2a+3b 90 डिग्री से होता है। 2a - 3b, ये तो साइन cos 2a - 3b 32 है। cos थीटा किस थीटा मान को √3/2 बनती है? cos 30 डिग्री √3/2, मतलब 2a - 3b
30 डिग्री होता है, 2 + 3b 90 डिग्री होता है। इन दोनों करो, दोनों तो ए और बी में दो समीकरण मिलेंगे, इनको जोड़िए, +3b -3b कैंसिल हो जाएंगे, तो a + 2a 4a = 90 + 30 = 120, सो ये 30 डिग्री निकलेगा। और यहाँ है 2 + 3b = 90, ये तो 30 है, तो मतलब 60 है, तो 3b 90 - 60 है, 30 है, तो b 10 डिग्री मिलेगा। और ये तो 30 डिग्री है, बी तो 10 डिग्री है। ऐसा हम कैपिटल ए कैपिटल बी को निकाल सकते हैं। चलिए वर्किंग करेंगे। हाँ, लेंगे। फिर तो क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन तो 21वां। हमको दिया गया साइन ऑफ 2a + 3b = 1 और cos ऑफ 2a - 3b = √3/2। ओके। और 1 मतलब कितना है? साइन 90 डिग्री साइन। 1 साइन का किस मान को किस मान कोण को एक बनेगा 90 डिग्री का। साइन निष्पत्ति है, एक है, मतलब यहां से मिलेगा हमको 2a + 3b = 90 डिग्री। ये तो एक समझिए, प्रथम समीकरण समझिए। और यहाँ cos ऑफ 2a - 3b = √3/2। कोसाइन का कौन सा कोण मान √3/2 लेता है? ये तो cos 30 डिग्री है, √3/2। क्यों? साइन 30 डिग्री से हाफ है, इसलिए cos 30 √3/2 बनेगा। यहां से निकलेगा, यहाँ इन दोनों से निकलेगा 2a - 3b = 30 डिग्री। इसको तो दूसरा समीकरण समझिए। और हमको कैपिटल ए कैपिटल बी निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़िए, +3b - 3b कैंसिल करेंगे, और 2a + 2a तो 4a बनता है उनका योग। 90 डिग्री + 30 डिग्री तो 120 डिग्री है। 4 तो 120 में 30 टाइम्स कटेगा, इसलिए नो नो आई एम सॉरी। सो इसलिए कैपिटल ए तो 30 डिग्री है। इसको इन दोनों में इनसे एक समीकरण लेके उसमें प्रतिक्षेप कीजिए। हम पहले वाले को लेंगे। सो पहले वाले से क्या मिलता है? 2 इंटू कैपिटल ए 30 डिग्री से यहां प्रतिक्षेप कीजिए, 30 डिग्री + 3b = 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 3 30, 60 डिग्री है, इसको दाहिने तरफ ले आइए। 3b तो 90 डिग्री -60 डिग्री है, ये तो 30 डिग्री है। यहां से मिलेगा b = 10 डिग्री। 3 इसमें कटेगा 30 में 10 बार, इसलिए b तो 10 डिग्री से मिलेगा हमको। तो कैपिटल ए मिल गया और कैपिटल बी मिल गया। कैपिटल ए कितना है? वो तो 30 डिग्री है। तो ये जोड़िए चाहिए हमको। हमने क्या किया? हमको तो साइन ऑफ 2a + 3b दिया गया एक बोल के, और cos ऑफ 2a - 3b दिया गया √3/2 बोल के। और साइन 90 डिग्री को एक मान लेता है, तो यहाँ साइन 90 को लीजिए। और 2a + 3b दिया गया प्रथमा प्रथमा ये तो यहाँ पॉजिटिव है। हाँ, 0 डिग्री is less than 2a + 3b is less than 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रथम अपवाद है। वहां 90 डिग्री को ही साइन निष्पत्ति एक मान लेता है, इसलिए 2a + 3b को 90 डिग्री मानना पड़ेगा। ऐसा ही cos ऑफ 2a - 3b तो √3/2 है, ये तो √3/2 cos 30 डिग्री है। और यहाँ b > 0 लेना पड़ेगा। वो सवाल में दिया नहीं दिया गया, लेकिन वो होना पड़ेगा। तब क्या होता है? हाँ, अगर बी को
अगर बी को पॉजिटिव लेंगे तो बी इज ग्रेटर देन 0। अगर बी को बी को पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनता है? हाँ देखो, बी इज ग्रेटर देन 0। हाँ, हम ऐसा लेंगे, -1 इज लेस देन 0। जब बी पॉजिटिव है, इसको तो बी से हम गुणन करेंगे, तब मिलेगा -b। ऐसा, हाँ, यहाँ तो, हाँ, क्या है, मैं इस 3a-2b पॉजिटिव बननी चाहिए, इसलिए अब देखिए बी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके, उसको छोड़िए, तो अब तो आपके लिए, आपको नहीं चाहिए, वो बाद में आप देख सकते हैं। अब उत्तर के लिए तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ ये कौन जो है वो 30 डिग्री है, इन दोनों को जोड़िए। और ये कैपिटल बी में दो समीकरण मिल गए, इन दोनों को जोड़िए, +3b-3b परस्पर कटेंगे। 2a+2a तो 4a है, 90 + 30 तो 120 है, इसलिए ये तो 30 डिग्री से निकलेगा। इसको इन दोनों समीकरणों में एक में प्रतिक्षेप कीजिए। मैं पहला वाला ले रहा हूं, और दूसरा में भी सब प्रतिक्षेप कर सकते हैं। तो 2 × 30 डिग्री + 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तो 2 × 30 60 है, दूसरी तरफ ले जाइए, 90 - 60 डिग्री है, ये तो 30 डिग्री है। 3b तो 30 डिग्री है, मतलब b तो 10 डिग्री है, और ये तो 30 डिग्री है। ये जोड़ी हमको चाहिए। तो यह 21वां सवाल को पूरा करता है। चलिए, ये तो का है, भाग का है, खा को जाएंगे, भाग खा को जाएंगे। चलिए, ये तो क्या है, यहाँ है। अम, हाँ, ये तो ऊपर है। हाँ, 21 में खा अथवा खा दी गई आकृति से साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया गया? हमको क्या दिया गया? हाँ, एक त्रिभुज दिया गया। इस त्रिभुज को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी समझिए। ए भी दिया गया, और यहाँ यह क्या है? कैपिटल ए का यह आधार पर वो प्रोजेक्शन है, विक्षेपण है। इसलिए ये तो उन्नति का बेस है, आधार है, फुट है, पाद है। अ, इसलिए ये तो यह तो इस बेस को लंबकोण करेगा। यह कोण लंबकोण बनेगा, और दिया गया है कोण तो समकोण है, इसलिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ इस फुट, अंग्रेजी का फुट, FWOT, फुट पाद को आप डी समझिए, और कैपिटल बी डी दिया गया, वो तो 3 सेंटीमीटर है। कैपिटल डी से सी दिया गया, डी सी दिया गया, वो तो 9 सेंटीमीटर है, इसलिए बीसी तो क्या होता है, BD+DC है ना, 3 + 9 8 12 सेंटीमीटर है। मतलब कैपिटल ए, कैपिटल सी त्रिभुज में यह भुज दिया गया, यह समकोण है, उसके आगे का, उसके सामने का भुज है, ये तो कर्ण बनेगा, और विकर्ण है। और ये क्या है? ये भी बुझा दिया गया। और तीसरे को कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान कैसा निकाल सकते हैं? पहला ग्रीन सूत्र लेके वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस टू साइड्स। यह x हो तो x² + 6² इक्वल टू 12², वहां से x निकाल सकते हैं। x मिलने के बाद यहाँ त्रिभुज देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल डी, कैपिटल सी, छोटा त्रिभुज देखिए, ये भी लंबकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें तो विकर्ण जो है, ये विकर्ण या कर्ण जो है, वो तो AC है। और इसमें तो यह DC मालूम है, वो 9 सेंटीमीटर है। ये और हमको साइन अल्फा नापना पड़ेगा। हाँ, कैसा कर सकते हैं? हाँ, हम्म, हाँ, x मिलने के बाद x मिलेगा, x मालूम है, 9 मालूम है, इसलिए का,
हाँ। और तो पहले हम सूत्र के जरिए ये यह हाइपोटेन्यूज मालूम है और ये आधार मालूम है इसकी, इस भुज अल्फा का जो सामने है भुज उसका मान निकाल सकते हैं। वो मिलने के बाद साइन अल्फा क्या बनता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब सामने का भुज बाय विकर्ण है, उन दोनों के जरिए साइन अल्फा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, दी गई आकृति से साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं वर्किंग। हाँ, मैं मैं एक आकृति निकालूंगा, फिगर निकालूंगा। हम्म, हम्म, और यह क्या है? हम्म, ये तो राइट, और ओके। हाँ, इसको लीजिए, यह बनाइए, और हमको दिया गया, और इसका प्रोजेक्शन करनी है। इसी को लेंगे, इसको प्रोजेक्शन करेंगे यहाँ से। हाँ, हाँ। या इसको इसको शीर्षों को नाम देंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट्स हैं, और ये दिया गया 7, 144, देखता हूँ। हम्म, हाँ, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और ये दो कोण समकोण हैं, ये तो अल्फा हैं, इसलिए ये तो 6 सेंटीमीटर हैं, तो 3 सेंटीमीटर हैं, तो 9 सेंटीमीटर हैं। ये तो अ, लंबकोण है, यह भी लंबकोण है। यह दिया गया। चलिए, इस 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 प्रक्षेपणी कैपिटल ए का लंब का पांच जो है उसको कैपिटल डी समझिए, यह बिंदु को। और चलिए, ट्राइंगल एबीसी तो, एबीसी तो आ, आ, समकोण त्रिभुज है, इसमें एंगल ए समकोण है, लंबकोण है। इसलिए और कैपिटल सी डी, ए बी सी, बी सी, यहाँ इस चीज से इस चीज तक उस रेखाखंड का आ, मान कितना है? वो तो बी डी प्लस डी सी है, 3 + 9 है, 12 सेंटीमीटर है। सो बी सी इज इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। ओके, सो बीडी तो 3 सेंटीमीटर है, डीसी तो 9 सेंटीमीटर है, ये तो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। यह भुज, इस त्रिभुज ए बी सी में इस कर्ण जो है समकोण का सामने, वो तो 12 सेंटीमीटर हो गया। इस त्रिभुज में ए सी मालूम है, बी सी ए भी मालूम है, बी सी भी मालूम है, इसलिए ए सी को निकाल सकते हैं। इन दोनों, इन तीनों के बीच में संबंध क्या है? वो तो पाइथागोरियन, वो तो पाइथागोरियन सूत्र हैं, पाइथागोरियन सूत्र हैं। इसके जरिए हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? 6, ये तो एक्स समझिए, ऐसे एक्स समझिए, तो 6² + x² इज इक्वल टू BC², मतलब 12² बनता है। पाइथागोरस सूत्र के जरिए इन दोनों के, एस ए बी और एसी के वर्गों का योग है, वो 6² और x² है, वो योग तो ये हाइपोटेन्यूज का वर्ग बनता है, मतलब 12² बनता है। ये कितना है? ये तो 36 है, और x + x² इक्वल 144। यहाँ से x² कितना बनता है? यहाँ से दिस इंप्लाइज x²
एक्स स्क्वायर इज इक्वल 144 माइनस 36, मतलब वो तो 108 है। 36 दूसरी तरफ ले जाएंगे, 144 माइनस 36 इज 108, यहां से मिलेगा x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 108। इसको तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो 108 क्या है, 108 तो 9 12, 9 इंटू 9 12 और 108, 12 इज 4 इंटू 3, तो √9 इज 3, √4 इज 2, ये तो 6 √3 बनेगा। यहां से 9 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट के बाहर वो 3 बनेगा, 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा वो 2 बनेगा, 2 इंटू 3 6 बनेगा, और √3 तो स्क्वायर रूट के अंदर बैठेगा। तो x मिल गया है, ये तो 6 √3 है। अब ट्राइंगल एडीसी लेंगे। ट्राइंगल एडीसी में एंगल डी 90 डिग्री है। ये तो समकोण है, इसलिए ऐसे हाइपोटेन्यूज है। और डीसी मालूम है, वो 9 सेंटीमीटर है। और एसी को हमने निकाला, वो बना ये तो एसी है, एसी इक्वल टू एक्स, एसी इक्वल टू एक्स, तो एसी इक्वल टू एक्स, वो बना 6 √3, राइट। तो हम हाँ इसको नापेंगे, एडी को नापेंगे, क्योंकि यह कोण तो अल्फा दिया गया हमको, साइन अल्फा नापनी है। साइन अल्फा क्या है, सामने का भुज बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सामने का भुज का मान चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, इसको तो वाई समझिए, और इस त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र के जरिए y² + 9² इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो तो 6 √3² है। 6 √3² तो बनेगा 108, 6 √3² है। और यहां से मिलेगा y² इज इक्वल टू 108, 6 6 6 36 इंटू 3 इज 108। प्लस 9 दूसरी तरफ ले जाइए, वो तो 81 है। ये तो 8 - 1 इज 7, 10 - 8 इज 22, ये तो 3³ है। इसलिए वही बनेगा 3 √3। हमको तो साइन अल्फा चाहिए। साइन अल्फा क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो तो y बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, x है। y कितना है, y निकला 3 √3, और x निकला 6 √3। √3 शून्य है, काट लेंगे, और 3 तो 6 में एक 2 बार कटेगा, तो मतलब यहाँ 1 बचेगा बाय 2, तो साइन अल्फा बना आधा, हाफ बना। ऐसा इस उत्तर का समाधान निकाल सकते हैं। ये कितना बना, 22 शायद। चलिए देखते हैं। 22 में, हाँ 21 में वो खा है, 22 नहीं है वो, 21 में खा है। हम उत्तु खा बोलते हैं तेलुगु में। ये तो कितना है, हाँ तो हाँ ये वाला, ये वाला 21 खा। दी गई आकृति से साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमने समाधान निकाला, 21 खा। 21 खा, ये तो गलत है, ये तो बनेगा 21 खा। हाँ, तो क्या किया, यह ट्रायंगल एबीसी तो राइट ट्रायंगल बनता है। इस एसी ए भी दिया गया, और बीसी भी दिया गया। बीसी तो बीडी प्लस डीसी होती है। डी तो ये से खींचा गया लंब का पाद है, इसलिए बीसी तो बीडी प्लस डीसी बनता है, वो तो 3 + 9 12 सेंटीमीटर है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में यह कर्व मालूम है, ये भुज भुज मालूम है। पाइथागोरस सूत्र के जरिए एक्स को निकाल सकते हैं, जो एसी का मान है, वो 6 √3 निकला। उसके बाद इस दूसरा छोटा त्रिभुज जो है ए डीसी को लेंगे, एडी भाई समझिए, और डीसी तो 9 सेंटीमीटर है, एसी तो 1 सेंटीमीटर निकला। और वाई को नाप लेंगे, क्योंकि हमको साइन अल्फा चाहिए। साइन अल्फा क्या है, सामने का भुज बाई विकर्ण है।
और सामने के भुज का मान चाहिए, इसको y चाहिए। और एक बार पहले सूत्र को हम अन्वय करेंगे, तब क्या बनता है, वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कर्ण का वर्ग है, वो तो 6 रूट 3 स्क्वायर है। वाई स्क्वायर प्लस, हाँ, इस 9 स्क्वायर है 81, इसको दूसरी तरफ ले जाए, 6 रूट 3 स्क्वायर है 36 इंटू 3 108, इसको दूसरी तरफ ले जाए, -1 9 स्क्वायर बनेगा -81 है। इसको इस भेद को निकालिए, ये तो कितना 27 है, और ये 3 क्यूब है, यहां से y निकाल सकते हैं, 3 रूट 3 है। हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा तो y बाई एक्स है, y तो ऑपोजिट सामने का साइड, सामने का भुज बाएं कर्ण, इस छोटे त्रिभुज में कर्ण ये है, इसलिए वही तो 3 रूट 3 लीजिए, 106 रूट 3 लीजिए, रूट 3 शून्य है, काट लीजिए, 3 तो 6 में 2 बार कटेगा, तो एक बचेगा, ये शून्य ही है, काटने के बाद शून्य ही बनता है, एक बनता है, और इसलिए इसका मान जो है 1/2 आधा है, ऐसा इस आकृति में साइन अल्फा निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ, ये शायद 50 मिनट हो गए हैं। हाँ, हमने तो 4 सवाल का उत्तर निकाला। चलिए अगला वाला। हाँ, ये तो छोटा है। 22, यदि √7 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2√7 भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हाँ, अपरिमेय मतलब क्या है, रेशनल है। परिमेय मतलब क्या है, वो तो रेशनल है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, जहां p और q धन पूर्णांक है और q शून्येतर है। तो इसको संकल्प करके √7 को अपरिमेय संकल्प करके इसको भी अपरिमेय दिखाना है। हाँ, संकल्प कीजिए कि √7 अपरिमेय है। अब इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि ये अपरिमेय है। अच्छा, सच हो तो इसको परिमेय समझिए, मतलब ऐसा क्यों, हाँ, 2√7 क्या होता है, परिमेय, जब परिमेय बनती है 2√7 p/q में, फॉर्म p/q के रूप में होता है, तो 2√7 को p/q ले लीजिए, वहां से √7 इक्वल टू p/2q, ये 2 p/q में हर में आ जाएगा, p/2q बनेगा, और p और q धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक है, 2q धन पूर्णांक बनेगा, p/2q भी p/2q एक परिमेय संख्या बनती है, मतलब √7 परिमेय संख्या बनती है, वो इसको खंडन करता है, इसलिए 2√7 को अपरिमेय बनना ही पड़ेगा। चलिए ये क्या है, इन शब्द को निकाल के दिखाएंगे। यदि √7 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √2 √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये तो 22वां है। ये तो 22वां है, क्वेश्चन 22। हमको दिया गया √7 अपरिमेय है, अपरिमेय, ये तो संकल्प है, और ये तो हमको क्या निरूपण करनी है, क्या निकालनी है, 2√7 भी अपरिमेय है, अपरिमेय, इसको तो नेगेशन के जरिए करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, और 2√7, 2√7 परिमेय समझिए, परिमेय समझिए, तब क्या होता है, तब 2√7 p/q फॉर्म में होता है, जहां p और q, जहां p और q
इंटीजर्स हैं और क्यू शून्येतर हैं, और पी और क्यू को कनिष्ठ पदों में ले सकते हैं आप, उनका वे अभाज्य हैं। और 2/√7 पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। इस 2 को दाहिने तरफ ले आए, ये तो पी बाई 2 क्यू बनता है। क्यू तो पूर्णांक है, और 2 क्यू भी एक पूर्णांक बनेगा। तो इसलिए और क्यू शून्येतर है, 2 क्यू भी शून्येतर है, इसलिए यह बनेगा रैशनल नंबर, परमेय संख्या है। क्योंकि 2 क्यू और पी, ये तो पूर्णांक है, और 2 क्यू शून्येतर है। यहां से √7 क्या बनती है? ये तो लॉ में है, हर में आ जाएगा, पी बाई 2 क्यू है, और पी पूर्णांक है, पी पूर्णांक है, और क्यू पूर्णांक है, 2 क्यू भी पूर्णांक है। और इसलिए लव और हर दोनों पूर्णांक है, और क्यू शून्येतर है, 2 क्यू भी शून्येतर बनेगा। इसलिए यह संख्या जो है वो निर्वचित है। और ए पी बाई क्यू फॉर्म है, इसलिए वो एक परिमेय संख्या बनती है। लेकिन हाँ, लेकिन ये तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों? ये तो विरुद्ध है, क्यों? हमने संकल्प किया कि √7 अपरिमेय है, यहां निकल रहा है √7। हाँ, हमको दिया गया कि √7 अपरिमेय है, लेकिन परिमेय निकल रहा है, इसलिए यह यह कंक्लूजन जो है वो तो गलत है। इसलिए यह संकल्प गलत है। 2√7 से 2√7 भी परिमेय बनेगा। 2√7 भी हाँ, यह संकल्प गलत है। 2√7 परिमेय समझिए, वो संकल्प गलत है। हमको क्या मिला? √7 परिमेय मिला, लेकिन √7 अपरिमेय दिया गया। ओके। यह वाक्य जो है इसको खंडन करता है, ये तो विरुद्ध है। इसलिए यह संकल्प जो है, इसके पीछे पीछे जाइए, यह संकल्प गलत है। मतलब देयरफॉर, हाँ, इसको तो ओके। तो तो ये तो थक गया है। हाँ, तो क्या क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 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 therefore 2√7, therefore 2√7, 2√7, 2√7 वो तो अप्रमेय है। क्यों कॉम्प्लीमेंट? इट इज 2√7, तो 2√7 ये तो थक गया है। हाँ, 2√7 इज नॉट इन क्यू। 2√7 ये तो हमने समझा वो परिमेय है, लेकिन यह यह विरुद्ध मिला है हमको अंत में, इसलिए यह संकल्प गलत है। मतलब 2√7 अपरिमेय है, मतलब क्यू में नहीं है, वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में है। ऐसा जब √7 अपरिमेय है, 2√7 भी अपरिमेय निकलेगा। 2√7 भी अपरिमेय है, therefore 2√7 इज अपरिमेय। अपरिमेय ऐसा निकालना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज 2√7 इज अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक। तो हमने क्या किया? हमको दिया गया √7 अपरिमेय है। हमको पूछना पड़ा √2 √7 अपरिमेय है। इसको परिमेय समझिए, इसका विरुद्ध समझिए, वो तो नेगेशन बोलते हैं, वो समझिए। 2 √7 परिमेय समझिए, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ 2 को दूसरी तरफ ले जाए, √7 तो पी बाई 2 क्यू बनता है, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है। इसलिए
इसलिए रूट 7 प्रमेय बनता है लेकिन अप्रमेय है, वो गलत है, इसलिए यह संकल्प गलत है। मतलब रूट 7 प्रमेय नहीं है, वो अप्रमेय है। तो इस 22वां सवाल को उत्तर हो गया, पूरा किया गया। धन्यवाद। तो हाँ, अ, हाँ, इसको तो निकालना पड़ेगा, राइट। मैं दो कर, हम्म, और अ, और तो यहाँ 22वां सवाल तक हमने समाधान निकाला, समाधान निकाला। और अगले पार्ट में हम 23वां सवाल से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलती किया तो सही कर दिए। मेरे ख्याल में सब ठीक किया। तो जल्दबाजी में कभी कभी गलत निकल सकता है। आप भी देख लीजिए, जान जान मतलब एकाग्रता से। धन्यवाद। स्टॉप किया।